Okay, so we were there in the explanation of chapter 1 history class 8th. Okay, so we were reading about Dutch in India. So I have explained you in the previous video that these Dutch, they were the residents of Holland के रहवासी थे और एक कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से हमारे यहाँ आए व्यापार करने कब 1602 में. ठीक है, तो ऑलरेडी हमारे यहाँ पोर्चुगीज़ थे, अब डच भी आ गए, तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुई, लड़ाइयाँ हुई कि हम व्यापार करेंगे और इसकी वजह से जो पोर्चुगीज़ थे वो हार गए. ठीक है, तो धीरे धीरे करके डच जो थे इन्होंने अपने ट्रेडिंग हाउसेज इस्टेब्लिश किए, स्थापित किए कोरोमंडल कोस्ट में, गुजरात में, बंगाल में, बिहार में एंड ओडिशा में. ओके, कोरोमंडल कोस्ट जो है बेटा एक डेल्टा है बे ऑफ बंगाल के आसपास, कावेरी डेल्टा के नाम से इसे जाना जाता है. ठीक है, देन इनकी जो फर्स्ट फैक्ट्री थी वो कहाँ पर बनी थी बेटा? मछलीपट्टनम में बनी थी. ठीक है, डच ट्रेडेड चीफली इन स्पाइसेस. डच जो थे वो ज़्यादातर मसालों का व्यापार करते थे, जैसे कि आपका जो इंडिगो हो गया, रॉ सिल्क हो गया, लीड हो गया, राइस हो गया, ओपियम हो गया, इन सारी चीज़ों का ये लोग व्यापार करते थे. ठीक है, क्लियर? आगे पढ़ते हैं हम. द मेन डच फैक्ट्री, जो मेन डच फैक्ट्री थी वो थी पुलिकट पे बेटा, जहाँ पर ये लोग गोल्ड कॉइन्स मिंट करते थे. मिंट करना मतलब जैसे टकसाल में सिक्के ढाले जाते हैं पिघला के मेटल को, वैसे ही ये लोग गोल्ड कॉइन्स बनाते थे और इन्हें नाम देते थे पगोड़ा. ठीक है, तो ये जो डच ही थे इन्होंने गोल्ड कॉइन की करेंसी हमारे देश में इंट्रोड्यूस करवाई, जिसको नाम दिया गया पगोड़ा. द एंट्री ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्रूव्ड टू बी फैटल ब्लो टू द डच कंपनी इन इंडिया. अच्छा, डच अपना व्यापार स्थापित कर चुके थे और इसके बाद आए ब्रिटिशर्स. ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से आए और जैसे ही ये आए, मतलब इनका आना जो था एक्चुअली में डच कंपनी का ख़त्म होना था. ठीक है, तो इंग्लिश और डच के बीच में एक बैटल हुई, लड़ाई हुई बेडारा में 1759 में, जिसमें जो डच थे वो बहुत बुरे तरीके से हार गए थे और इसकी वजह से उन्होंने अपना व्यापार भी जो था, उनके व्यापार में भी उन्हें बहुत घाटा हुआ और धीरे धीरे करके जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका खात्मा हमारे यहाँ हो गया. ठीक है, आगे चलते हैं. द इंग्लिश इन इंडिया. So like other European nations, English were also known to have trade relations with India. तो जैसे डच थे, पोर्चुगीज़ थे, उन्हीं की तरह ब्रिटिशर्स भी जो थे, अंग्रेज़ भी जो थे, वो हमारे यहाँ अच्छे व्यापार वाले रिलेशन मेंटेन करना चाहते थे. सो द लीडिंग कैपिटलिस्ट इन ब्रिटेन फॉर्म द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन द 31 दिसंबर 1600. तो जो ब्रिटेन थे, ब्रिटेन से एक्चुअली में आए थे ना ये ब्रिटिशर्स मतलब ब्रिटेन के रहने वाले जो थे ना, तो ब्रिटेन में वहाँ पर जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट थे बेटा, बड़े व्यापारी थे, उन्होंने डिसाइड किया कि चलो भाई एक कंपनी लेके चलते हैं भारत और वहाँ जाके आराम से अपना व्यापार करेंगे. तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से एक कंपनी बन गई और ये कंपनी आ गई 31 दिसंबर 1600 में. अब जो क्वीन एलिजाबेथ थी इंग्लैंड की, इन्होंने एक चार्टर इनको साथ एक चार्टर भेजा, एक समझौता आप बोल सकते हैं या तो फिर एक नोटिस, है ना, जिसमें कुछ टर्म्स लिखे हुए होते हैं, कुछ मोनोपॉली होती है कि व्यापार करने के लिए आपको इन रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है, 15 सालों का एक चार्टर भेजा कि जिसमें अंग्रेज़ों को ये परमिशन मिली हुई थी और भारत को ये बोला गया था कि भाई 15 साल तक ये लोग यहाँ रहेंगे और व्यापार करेंगे. ठीक है, सो द फर्स्ट ब्रिटिश शिप कैप्टेन बाय हॉकिंस रीच्ड इन इंडिया 1608 ड्यूरिंग द रूल ऑफ मुगल एम्परर जहांगीर. तो पहला ब्रिटिश जो शिप था वो आया, कौन लेके आया? कैप्टन बाय हॉकिंस. कैप्टन हॉकिंस थे उस शिप के. और कब आया? 1608 में आया ये शिप अंग्रेज़ों का, और उस समय हमारे यहाँ मुग़ल रूलर थे जहांगीर. ठीक है, तो ये इस तरह से अंग्रेज़ हमारे यहाँ आए. आगे आते हैं फ्रेंच इन इंडिया. सो इंडो ओरिएंटल कंपनी बनी 1664 में. फ्रांस की ये कंपनी बनी थी, फ्रांस से ये लोग आए थे हमारे यहाँ व्यापार करने. ठीक है, तो फ्रेंच डेलीगेशन अंडर फ्रांसिस कैरन सेट आउट फॉर इंडिया इन 1667. तो एक डेलीगेशन आया. डेलीगेशन का मतलब होता है बेटा अ ग्रुप ऑफ पीपल्स. ठीक है, लोगों का एक समूह, ग्रुप, कमिटी आई और इसके हेड कौन थे? इसके हेड थे फ्रांसिस कैरन. ठीक है, 1667 में ये लोग आए
और 1668 में यहाँ इन्होंने अपना सेंटर इस्टेब्लिश किया। कहाँ? सूरत में, ठीक है, गुजरात में है सूरत, है ना, सबको पता होगा। सो देयर आफ्टर द फ्रेंच सेट अप ट्रेडिंग सेंटर्स एट मछलीपट्टनम इन 1669। इसके बाद इन्होंने मछलीपट्टनम में 1669 में एक सेंटर बनाया, फिर 73 में पौंडीचेरी में बनाया, फिर बंगाल में चंद्रनगर में बनाया 1690 और 92 में, ठीक है। फ्रेंच ने एक फोर्ट भी बनाया, किला भी बनाया, जिसको नाम दिया फोर्ट लुइस एट पौंडीचेरी फॉर वॉर डिफेंस। अगर लड़ाइयाँ होती हैं तो उस लड़ाइयों से सेफ रखने के लिए खुद को एक किला भी बनाया। दे फोकस्ड ओनली इन मेकिंग प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग इन इंडिया। इनका मेन फोकस यही था कि भाई व्यापार करना है और अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना है और वापस अपने देश जाना है, ठीक है। सो द फ्रेंच गवर्नर जो ड्यूप्लिक्स थे, इन्होंने कुछ स्टेप्स लिए, कुछ डिसीजन लिए। ड्यूप्लिक्स एफर्ट्स टू स्ट्रेंथन फ्रेंच होल्ड इन इंडिया स्टार्टेड राइवलरी विद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब जैसे ही इन्होंने कुछ डिसीजन लिए, कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए, तो अंग्रेज़ों के कान खड़े हो गए। वो समझ गए कि ये तो सिर्फ व्यापार नहीं करेंगे, ये यहाँ पर टिके रहेंगे। तो अंग्रेज़ों और फ्रेंच के बीच में क्या हो गई? लड़ाइयाँ छिड़ गई, ठीक है। एंड फ्रेंच हैड टू सफ़र डिफीट इन वॉर एंड अल्टीमेटली दे स्टार्टेड पैकिंग अप फ्रॉम इंडिया। लेकिन ब्रिटिशर्स इतने स्ट्रॉन्ग थे कि उन्होंने फ्रेंचों को भी पछाड़ दिया और वो भी अपना बोरिया बिस्तर लेकर के वापस अपने देश को चल दिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे हम, द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। सो द मुगल एम्पायर वॉज इसमें पढ़ेंगे हम कि किस तरह से मुगल एम्पायर का डिक्लाइन खात्मा हुआ और ब्रिटिश पावर का कंसोलिडेशन, फैलाव हुआ, कैसे वो फैला, ठीक है, ब्रिटिश पावर। सो द मुगल एम्पायर वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय बाबर इन 1526। सभी को पता होगा मुगल एम्पायर किसने इस्टेब्लिश किया? बाबर ने। फर्स्ट मुगल एम्परर कौन था? बाबर था, ठीक है। धीरे धीरे करके इसने अपनी स्टेबिलिटी गेन की, फेम अर्न किया, मतलब बहुत ख्याति प्राप्त की और बहुत पावरफुल बना। कौन? मुगल एम्पायर। फिर अकबर की कोशिशों से तो मुगल एम्पायर और भी अच्छा बन गया है। हमारे यहाँ के जो हिंदूज राजपूत थे उनसे भी इनकी अच्छी बनने लगी, लेकिन धीरे धीरे करके ये डिसइंटीग्रेट मतलब बेटा अकबर के बाद जो है बाकी के रूलर्स थे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, इतने समझदार नहीं थे कि इतना बड़ा एम्पायर संभाल पाएँ, इतनी सूझबूझ के साथ चला पाएँ। सो द एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड, ओके। आफ्टर द डेथ ऑफ एम्परर औरंगजेब इट ऑलमोस्ट डिसइंटीग्रेटेड. So the successors were at war to acquire the throne of the Mughal Empire. So after the death of any of the king, क्या होता है, जो छोटे छोटे मिनिस्टर्स रहते हैं वो लड़ लेते हैं आपस में ना कि हम राजा बनेंगे, हम राजगद्दी पर बैठेंगे, ठीक है। द क्लेमेंट्स ऑफ थ्रोन टुक हेल्प फ्रॉम द चीफटेंस ऑफ द एम्पायर। अब जो थ्रोन के जो क्लेमेंट्स मतलब जो उसके उत्तराधिकारी थे, उन्होंने किसकी मदद ली? जो एम्पायर के जो चीफ थे उनकी मदद ली कि भाई आप हमारी मदद कीजिए और हमें हमारी राजगद्दी दिलाइए। सो द मुगल एम्परर्स हैड टू कंसीड टू द डिमांड्स ऑफ द चीफटेन्स एंड आर्मीज। द लेटर मुगल एम्परर्स वर सिंपली पपेट रूलर्स इन देयर हैंड्स, दे कुड नॉट चेक द डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर। हाँ, सो कॉन्सिक्वेंटली जो मुग़ल एम्परर्स थे उन्होंने बाकी के जो एम्परर्स थे ना, जैसे एक बड़ा राज्य होता है उसमें एक राजा होता है, फिर आसपास जो छोटे छोटे राज्य होते हैं, तो इन्होंने आपस में सलाह ली, आपस में डिस्कशन किया कि किस तरह से राज्य को चलाया जाए, कौन इनकी राजगद्दी पर बैठेगा, है ना। लेकिन जो स्मॉल किंगडम्स के जो किंग्स थे वो पपेट किंग्स बन चुके थे एक्चुअली में, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनकी खुद की कोई समझदारी नहीं थी, जैसा जो बोलता था वो वैसा करते थे। सो दे बिकेम द पपेट किंग। सो ड्यूरिंग द डिक्लाइनिंग फेज ऑफ मुगल एम्पायर सेवरल स्टेट्स लाइक बंगाल, हैदराबाद, अवध, पंजाब, भरतपुर रीजन फ्रॉम पुणे टू ग्वालियर headed by the Marathas, Mysore, Karnataka became fully independent and these states greatly contributed to the fall of Mughal Empire. तो बेटा एक्चुअली में हुआ ये कि जब किंग ख़त्म हो गया तो जो एम्पायर था वो टुकड़ों में बंटने लगा, ठीक है। और ये टुकड़ों में बंटना ही मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन, खात्मा था। अगर वो टुकड़ों में नहीं बंटता, कोई एक खड़ा होता कि मैं इसको संभालूंगा, मैं इतना काबिल हूँ, या सारे मिलके किसी